जाट स्टेट, नॉन जाट मुख्यमंत्री कैसे सफल हो पाया? अभी तू है कौन? तू हरियाणा के बारे में कौन जानता है? ये नॉन जाट कौन सी कास्ट होती है भाई? मतलब क्या एस्टेब्लिश करने की कोशिश करा? और एक और बात, ये बात मनोहर लाल खट्टर को बोलनी चाहिए थी। भाई तू कैमरा हटा, निकल यहाँ से। ये क्या होता है जाट नॉन जाट? भाई मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री हो खुश भाई साहब, इतना खुश क्यों? यही तो चाहते हैं श्रीमान, हैं? हाँ ये है, मैंने ये किया है, वो किया है, वो। अबे पहले इसको तो रोक। अगर तू अपने आप को नॉन जाट मुख्यमंत्री मानता है तो फिर आ इसी बात में। तो सिर्फ नॉन जाट मुख्यमंत्री थोड़ा ना है भाई, फिर नॉन किसान मुख्यमंत्री है, नॉन सिख मुख्यमंत्री है, नॉन बनिया मुख्यमंत्री है, नॉन ब्राह्मण मुख्यमंत्री है, नॉन राजपूत मुख्यमंत्री है, नॉन बिश्नोई मुख्यमंत्री है, नॉन ओबीसी मुख्यमंत्री है, नॉन दलित मुख्यमंत्री है। एक हो रहा नहीं, यह चीज आप ना हमेशा तो देखी है कि भाई जब भी कोई बड़े इलेक्शन आवे हैं विधानसभा के या लोकसभा के, तो उसका नजदीक से कुछ न कुछ ऐसा चला है जिसका अपने लगा है कि भाई या तो पब्लिक का माइंड सेट होगा या पब्लिक की जो मान ले इंटरनल फीलिंग है वो चेंज होगी, भावनात्मक सेंटिमेंटल सा माहौल होगा, किसी के साथ में जनभावना जुड़ने वाली है। तो एक चीज मेरा दिमाग में है, मैं आप तक थोड़ा सा शेयर या बात करूंगा कि जो मुद्दा खालिस्तान वाला है, क्या यू एक प्लांटेड आपने लगा है या फिर यू नेचुरल है? देखो दो तीन चीजें होती हैं कि भाई इस तरीके के एलिमेंट है ना, टाइम टू टाइम अलग अलग स्टेट में उठते रहते हैं भाई, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे इश्यूज, मतलब हर स्टेट में कोई ना कोई। ये नेचुरल है या हाँ, ये नेचुरल मान लो इसको। किसी भी प्लांट भी पता है, कोई भी चीज होती है ना कि भाई आपको कुछ करना है। भाई सोनू बाली ने तो यूट्यूब पे छाड़ा है, ठीक है, ये सोनू बाली ने शुरुआत करी, फिर सोनू बाली का साथ देने खातर 50 चीजें और आ जाएंगे, इसको डिमोरलाइज करने के लिए 50 चीजें और शुरू हो जाएंगी। तो मतलब इंडिविजुअल कोई चीज नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ जुड़ता रहता है। तो अब ये है कि भाई सेंटीमेंट, अब पहली बात तो यही है कि भाई इसको सरकार ने आफ्टर ऑल उसको एड्रेस तो किया, नहीं तो आंख बंद करके बैठी हुई थी पंजाब की सरकार। तो आफ्टर ऑल अभी एक्शन हुआ है, अब उसका क्या कुछ रिएक्शन होगा, क्या किस तरीके, क्योंकि पता है टैकल करना सरकार का काम होता है। देखो सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके से फ्रेम किया जाता है। सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन ये मान के या रूल्स ये मान के नहीं चलते कि भाई लोग अपने आप सही हो जाएंगे ना। हर कानून, हर नियम हर आदमी पे अप्लाई होता है ना। इसका मतलब सिस्टम ये मान के चलता है कि सारे के सारे लोग क्रिमिनल हो सकते हैं, सारे के सारे लोग लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ले सकते हैं। इनको, इन चीज़ों को काबू में रखना इस सिस्टम का काम है, इस पुलिस का काम है, इन अधिकारियों का काम है। तो अब इस चीज़ को किस तरीके से टैकल किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि भी उधर से सरकार ने एक्शन ले लिया और लोग जो करेंगे वो तो लोगों की मर्जी है ना। उसको कंट्रोल करना भी सरकार का काम है। उसको कैसे कंट्रोल करती है ये वहाँ पे, क्योंकि उसके बाद फिर इलेक्शन में बहुत सारा गैप है। होते हैं कई बार इश्यूज, जैसे पिछली बार कह रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भी पुलवामा अटैक नहीं होता और पुलवामा अटैक के बाद जिस तरीके का माहौल बने तो शायद मोदी नहीं जीतते। लेकिन मैं कम से कम निजी तौर पर ये मानता हूँ कि कोई फर्क नहीं था। उस टाइम पर मोदी मतलब बहुत लोकप्रिय हो चुके थे। नोटबंदी के बाद मोदी की लोकप्रियता में बहुत ज़्यादा उछाल आया था। उस टाइम पे लोगों ने ये कह दिया था कि भाई कमाल कर दिया मोदी ने बस मतलब ऐसा फैसला कोई, हाँ, ऐसा फैसला कोई ले ही नहीं सकता, और सब ने मतलब तारीफ कर दी थी। और आम आदमी की बात ऐसी होती है कि वो जो एक बार उसने ओपिनियन बना ली उसको बहुत मुश्किल से बदलता है, यानी कि वो टारगेटेड रहा है। हाँ, मतलब मुश्किल है। अब आज की तारीख में आप मोदी के किसी समर्थक से बात करोगे तो बिल्कुल बोला है मोदी बढ़िया यार। अगर आप सुनोगे क्यों बढ़िया है, कोई वजह तो नहीं, वो नहीं पता यार, लेकिन मोदी बढ़िया है। और फिर भी कोई बढ़िया सा काम कराया होगा यार, वो 370 लागू कर दी, हटा दी, जो भी कराया लेकिन कर दी उसने, वो वह के 370, वो नहीं बेरा 370 के, लेकिन मोदी ने कराया ना। मेरा पड़ोसी भी कह रहा था। मतलब आदमी ना ओपिनियन का गुलाम हुआ है, ओपिनियन जो बना ली उसके रिलेटेड फैक्ट्स ढूंढता रहे, एक छवि क्रिएट हो जाए। हाँ, वो जो है ना, लोगों ने एक बार मान लिया तो पुलवामा अटैक के बाद जो माहौल बना उससे फ़र्क तो पड़ा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन उस तरीके का नहीं। अब लोग है ना, जैसे आज माइंड सेट बना के बैठे हुए हैं
कि उनको 24 में किस तरीके से वोट करनी है। लास्ट में आके कुछ एक थोड़ा बहुत इधर उधर होता, लेकिन एक मास जो ओपिनियन होती है वो बना लेते हैं। विकास कार्य की अगर आप बात करा है, कुछ मैंने ऐसा लगा है कि जो विकास कार्य है ईब तय कम से कम भी साल 1.5 साल पहला होने चाहिए थे, वो खिसका के न इलेक्शन टाइम तक लेकर जान लग रहे हैं। क्योंकि चाहे सड़कों की बात आप करा हाँ, या फिर और छोटी मोटी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कम से कम थोड़ी सी पहला होनी चाहिए थी, लेकिन वो होने नहीं लग रही। क्या उनको फिर एजेंडा में शामिल करेंगे ताकि भाषण के दौरान कहा जा सके देखो हमने फलाना तरोड़ा तक की सड़क बनवा दी या बनवा दी। हाँ, ये यही तो होता है ना। जैसे अभी क्या है कि अभी आमने सामने की जब लड़ाई होती है ना, तो तब क्या होता है कि थोड़ा बहुत वोट बैंक है ना इधर उधर हो गया तो हार जीत का फैसला हो जाता है। अब जैसे पिछली अगर बार देखें 2019 के इलेक्शन की विधानसभा की, तो कुछ एक सीटें ऐसी थी जहाँ पे बहुत क्लोज फाइट थी और 4500 के आसपास वोट बीजेपी के बजाय अगर कांग्रेस में चली जाती तो कांग्रेस बीजेपी से बड़ी पार्टी होती है हरियाणा में। मतलब इतना सा वोट बैंक बहुत कुछ डिसाइड कर देता कुल मिला के। तो फिर ये जो आप कह रहे हो कि कुछ कामों को इस तरीके से रोका जाता है कि प्लांट करा जाए, हाँ, कि भी बाद में उनका फायदा लिया जा सके। आज कर दोगे तो क्या पता इलेक्शन तक भूल जाए। सड़क बना दी तो पक्का इलेक्शन तक टूट जाओगी। हाँ, वो चीज है। तो उस चीज का थोड़ा सा वो है, सड़क बनानी तो पक्का टूट जाओगी। तो एक चीज और है नहीं, तो आज का दिन अगर आप बात करा नहीं, क्योंकि जब पंजाब में तय जीत का आई थी आम आदमी पार्टी, तो उसके बाद में अगर इलेक्शन होते तो आम आदमी पार्टी हरियाणा में पक्की बन दी, समझो इस बात में। क्योंकि लोगों में दिमाग में कुछ ही सा फतूर सा पैदा हो, हो विघन कर दिया, जुल्म हो गया। लेकिन आज अगर आप ढूंढना तभी आम आदमी पार्टी का विधायक की बात करो हरियाणा में, मेरे हिसाब से एक भी नहीं बन सकता। हाँ, वो पता है क्या है कि ये मैं बल्कि इसका आम आदमी पार्टी को बड़ा क्लोजली स्टडी किया हुआ है और एक तरीके से देखें कि वो पूरा का पूरा मूवमेंट है ना। जब अन्ना आंदोलन हुआ तो उस टाइम पे हम लोग जॉब करते थे हरियाणा न्यूज़ में, तो यहाँ तक भी था कि भी अगर हमारी दिन की शिफ्ट होती थी तो रात को हम लोग जंतर मंतर पे पहुंच जाते थे और रात की शिफ्ट होती थी, दिन की शिफ्ट होती थी तो रात को। मतलब उस आंदोलन के हम लोग जो आखिरी की पंक्ति में खड़े हुए लोग थे उसमें से एक हम भी थे। ठीक है, तो वहाँ से फिर वो आम आदमी पार्टी बनी, उसके बाद से बड़ा धीरे धीरे मतलब क्लोजली स्टडी किया। वो जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में पहली बार बनी थी ना, उस टाइम भी सबसे पहला टारगेट आम आदमी पार्टी का हरियाणा था और पूरा जोर लगा दिया था, पूरी की पूरी तमाम कोशिशें की। यहाँ पे ये योगेंद्र यादव भी थे उस टाइम पे और राजीव गोदारा थे, अच्छा नवीन जय हिंद भी उसी टाइम पे एक्टिव हुए थे। तो क्योंकि उसके बाद सबसे पहला टारगेट हरियाणा था, तो तमाम कोशिशें की, इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। फिर उसके बाद जब दोबारा दिल्ली में सरकार बनी तब फिर सबसे पहला टारगेट हरियाणा किया गया, तब भी हरियाणा में आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं मिला। अब फिर पंजाब में हुआ, फिर दिल्ली में फिर सरकार बनी, फिर कोशिश हुआ, पंजाब में फिर सरकार बनी, पंजाब में सरकार बनी तो फिर ये कोशिश हुई। तो ये मतलब है ना, ऐसा नहीं है कि पहली बार आम आदमी पार्टी फेल हो रही है हरियाणा में, हर बार जब भी कोशिश हुई तो ये हर बार हुआ है, ऐसा नहीं है। तो आप थोड़ा सा जेजेपी का और आंकलन आप करना चाहेंगे कि जेजेपी एकदम तक बूस्ट में आई थी, बूस्ट में आने के बाद में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई इसने, लेकिन जैसे ही गठबंधन होया इनका उसके बाद में एक निराशा सी छा गई कि भाई उम्मीदां पर खरे नहीं उतरे, क्योंकि हमने जिसके खिलाफ दी थी तो वो उसी में जा रहा है, यानी कि कोई फर्क नहीं रहा है, उनके वोट सारे के सारे बीजेपी को ही चले गए हैं। तो आज का दिन अगर आप देखा तो गठबंधन का के कुछ आपने लगा है और इन फ्यूचर जो इलेक्शन होगा उसमें के कुछ लगा है कि भाई किस किस आधार पर ये चीज़ें करी जाए, आगे किसने टारगेट करेंगे। पहली बात तो कि जेजेपी एकदम बूस्ट नहीं हुई, ठीक है। जेजेपी पार्टी बनी एक ऐसी पार्टी को तोड़ के जो लगभग जीत की दहलीज पे खड़ी हुई थी। INLD रिजल्ट बताते हैं कि भाई लोग चाहते थे कि बीजेपी को हम नहीं सरकार बनाने देंगे, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, एट लास्ट कांग्रेस में भी जबरदस्त फूट थी। उसका प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पे कांग्रेस मुख्यालय के बाहर नारे लगाने लग रहा है, आपस में लड़ाई झगड़े, कांग्रेस में जबरदस्त फूट थी। INLD बड़ी सधी हुई सी चल रही थी, INLD मजबूत थी और ऊपर से बीएसपी के साथ गठबंधन हो गया था, ये बहुत बड़ा वो था। INLD सरकार बना सकती थी, लेकिन तभी INLD दो फाड़ हुई। हाँ, मतलब INLD के बारे में ये कहा जाता था कि उस इलेक्शन से पहले कि मरी से मरी INLD 25% वोट की तो मालिक है, मरी से मरी, और वोट बैंक इनका पक्का था। और बड़ा स्टेक INLD का लेके गई जेजेपी। जेजेपी कोई नई पार्टी नहीं है कि भाई नई पार्टी उभर गई कोई भी, जैसे आम आदमी पार्टी वो नई पार्टी थी,
भाई जेजेपी तो कभी एक तरीके से एक आईएनएलडी का नाम बदल दिया, हाँ नाम बदल दिया, बड़ा स्टेक लेके गए। अभय चौटाला के पास तो बहुत कम बचा था, बड़ा स्टेक लेके गई। तो उस हिसाब से अगर भाई 25% वोट आए थे तो कितने परसेंट वोट आए एग्जैक्टली मुझे नहीं अभी याद के, मैं गलत आंकड़ा बोल दूं भाई, उस हिसाब से तो बहुत कम वोट आए। मतलब उसने जेजेपी ने कोई बूस्ट नहीं मारा है, बल्कि बहुत बड़े वोट बैंक में गिरावट है। और उसमें भी जो ज़्यादातर विधायक हैं, आपने देखा होगा कि जब लास्ट टाइम पे किसी को कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो बहुत सारे विधायक इस लिहाज से बन गए, और बहुत सारे और कई विधायक इसी हिसाब से बने कि बीजेपी को सबक सिखाना था। तो ऐसे लोग भी जीत के पहुंच गए कि भी जिनकी उम्मीद नहीं थी। तो क्या है कि भी बात वही होगी ना कि भी आपको जिस चीज़ से परहेज है करना चाहिए, आप वही चीज़ खाने लग जाओ। भाई आप शुगर के पेशेंट हो और आप चीनी ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाओ तो जो हाल होता है मरीज़ का, वो हाल जेजेपी का होगा। भाई आपको वोट दिए गए थे बीजेपी के खिलाफ और ज़बरदस्त वोट दिए थे, जहाँ भी ये लगा कि भी यहाँ पे जेजेपी का जो कैंडिडेट है वो भारी पड़ सकता है तो जेजेपी को वोट दिए। लेकिन फिर जाके ही आप बीजेपी के साथ मिल जाओगे तो फिर लोग क्या करेंगे? लोग विरोध ही करेंगे। भाई उनकी तो भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है ना। भाई क्या हुआ, आप क्या कह के आए थे कि भी मनोहर लाल खट्टर ऐसी सरकार है जो हरियाणवी विरोधी है, हरियाणा वालों को नौकरी तक में प्रेफरेंस नहीं देती, बाहर वालों को नौकरी देती है। भाई आप फिर उसी मनोहर लाल खट्टर के नीचे लग गए, क्यों नहीं लोगों की भावनाएं आहत होंगी? उसके बाद आपने मतलब 10-15 घोटालों के आरोप लगाए थे मनोहर लाल खट्टर सरकार के ऊपर। ये भी घोटाला हुआ जी, बिजली मीटर खरीद में घोटाला हुआ, मेडिकल सामान में घोटाला हुआ, नौकरियों में घोटाला हुआ। तो भी सरकार में हो या तो खट्टर सरकार की जांच करवाओ। भी हम तो इसलिए गए थे, मतलब घोटालेबाज सरकार का हिस्सा बनके। तो एक और मैं रोकूंगा, वो फिर जो से 10-11 घोटाले थे उन्हीं का फिर जो बांडा फोड़ा वो खामन खाई उसका दुष्यंत चौटाला के ऊपर है भाई 10 महकमे में इस्ती घोटाले कर दी। यानी कि जो 10 पहले खट्टर पे घोटाले के आरोप थे वो सारे कन्वर्ट हो गए जेजेपी वाले। हाँ वो लिस्ट और लंबी होगी भाई। उसके बाद आपका शराब घोटाला, जहरीली शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, धान खरीद घोटाला, बाजरा खरीद घोटाला, राशन घोटाला, अमृत योजना घोटाला, सफाई घोटाला, बड़ी लंबी फहरिस्त है। HSSC, HPSC भर्ती घोटाला, पेपर लीक घोटाला, और पेपर लीक की फिर लंबी फहरिस्त है। एक और ताजा मामला विधानसभा में भी उठा था वो, तो खुद का ये चाचा दी इसका ऊपर आरोप लगाया था, बोले तू बैठा रहे, तू खुद चोर है। तो वो उस तरह का डायलॉग चला था, जमीन थी लेकिन जो हिसार वाली, हाँ ये हिसार एयरपोर्ट की जमीन को लेकर उसको लेकर भी विवाद चला हुआ है। तो ये भी मतलब ये जेजेपी के अंदर बड़ी खलबली मचा सकता है ये पूरा का पूरा मामला, क्योंकि एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है जी। तो ईब ऑल ओवर अगर आप देखा तो किस तरह की सिचुएशन आज है और किस तरह की होनी चाहिए थी? सिचुएशन तो यही होनी चाहिए थी कि भाई हरियाणा की, देखो हम लोग ये देखते थे कि भाई जैसे एक मोटी सी बात बताता हूँ, जब हम लोग दिल्ली में जॉब करते थे या फिर चंडीगढ़ में जॉब करते थे, आज से 7-8 साल पहले, 5-6 साल पहले मान लो, उस टाइम तक हम लोग एक चीज़ नोटिस करते थे कि भाई चाहे कोई गेट कीपर है, कोई वॉचमैन है, कोई कैब ड्राइवर है, हरियाणा के नहीं होते थे। बहुत रेयर कोई होगा, मतलब जो छोटी नौकरी करने के लिए हरियाणा के लोग इस तरीके से बाहर नहीं। अब आप जाके देख लो, आपको कैब ड्राइवर ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा के मिलेंगे, वॉचमैन, गेट कीपर, मतलब आपको हरियाणा के मिलेंगे। इस तरीके की छोटी छोटी नौकरी करने के लिए हरियाणा के लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। CMI के आंकड़े बार बार सरकार को बता रही है, CMI आईना दिखा रही है कि भाई साहब आप इसकी तरफ ध्यान दे लो इसकी तरफ ध्यान। 30% बेरोजगारी दर है आज की तारीख में हरियाणा में। अब मनोहर लाल खट्टर प्राइवेट संस्था है, छोड़ दो ठीक है प्राइवेट संस्था है, SPI सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स मोदी सरकार की तरफ से जारी किया गया, उसने ये कहा कि हरियाणा पूरे देश में सबसे असुरक्षित राज्य है नागरिकों के लिए। मतलब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देश में तमाम राज्यों से सबसे खराब हरियाणा की है। और यही बात NCRB के आंकड़े कहते हैं, वो भी सरकारी रिपोर्ट। वहां पे अगर मनोहर लाल खट्टर चेत जाते कि वे बेरोजगारी को टैकल कर लेते CMI की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, तो फिर बेरोजगारी सीधे सीधे तौर पर
अपराध को बढ़ावा देती है। युवा जितना बेरोजगार होगा उतना अपराध की तरफ बढ़ेगा, और अपराध की तरफ बढ़ेगा तो फिर आपकी एसपीआई इंडेक्स भी आपका खराब होगा, आपके एनसीआरबी के आंकड़े भी, उसमें भी जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। तो आप उस चीज को खारिज कर देते हो और इसकी चीज के ऊपर चुप्पी साध लेते हो, तो फिर हरियाणा की सिचुएशन तो खराब होगी ना। अब सबसे बड़ी बात मैं बार बार कहता हूँ, बहुत बार लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी सेटल, कि भी खट्टर सरकार चली जाएगी, कोई और सरकार आ जाएगी तो हो सकता है इससे ज़्यादा अच्छा काम कर दे, या खट्टर सरकार को ही अकल आ जाए वो अच्छा काम कर दे। ये चीज़ें हो जाएंगी धीरे धीरे सेटल। सड़क थोड़ी बहुत कम बन गई या ज़्यादा बन गई उससे भी काम चल जाएगा, विकास कम हो गया ज़्यादा उससे भी काम। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ऐसी चीज़ होती है, ये सीधे आपके जान माल से जुड़ी हुई चीज़ है। भी आप अपने आप को सुरक्षित ही महसूस नहीं करोगे, आपको यही नहीं लगेगा कि भी मैं कोई भी काम करूं या मैं बाहर निकलूं मैं सुरक्षित हूं। कोई वारदात होगी तो कोई ना कोई सरकार मेरा बचाव करेगी। जब आपको यही भरोसा नहीं होगा तो फिर बाकी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं आपके लिए। अच्छी सड़कें आपके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती है, आपको बिजली मिल रही है या नहीं मिल रही है मायने नहीं रखती है। अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होगी तो फिर आपके यहाँ पे निवेश नहीं आएगा, निवेश नहीं आएगा, आपकी मार्केट सही से नहीं चलेगी, निवेश नहीं आएगा, आपकी मार्केट सही से नहीं चलेगी तो फिर बेरोजगारी बढ़ेगी, और बेरोजगारी बढ़ेगी तो फिर अपराध बढ़ेगा। ये एक पूरा का पूरा सर्किल बन जाता है, बिल्कुल, जिसकी जद में आज की तारीख में हरियाणा इस मनोहर लाल खट्टर सरकार ने फंसा दिया है। जिसे आप हरियाणवी में कहते हैं भोजन चक्र है ये एक हाँ, दूसरा और ये पता है क्यों होता है? क्योंकि पीछे एक इंटरव्यू आपने देखा होगा, एक कोई पत्रकार हैं, वो कहने को पत्रकार है लेकिन उनके सवाल जैसे हैं, बस आपके कैमरे पे नहीं बोल सकता मैं। जाट स्टेट, नॉन जाट मुख्यमंत्री कैसे सफल हो पाया? अबे तू है कौन? तू हरियाणा के बारे में कौन जानता है? ये नॉन जाट कौन सी कास्ट होती है भाई? मतलब क्या एस्टेब्लिश करने की कोशिश करा? और एक और बात, ये बात मनोहर लाल खट्टर को बोलनी चाहिए थी। भाई तू कैमरा हटा, निकल यहाँ से। ये क्या होता है जाट नॉन जाट? भाई मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री हो खुश, भाई साहब इतना खुश क्यों? यही तो चाहते हैं श्रीमान, हैं? हाँ ये है, मैंने ये किया है, वो किया है, वो। अबे पहले इसको तो रोक। अगर तू अपने आप को नॉन जाट मुख्यमंत्री मानता है तो फिर आ इसी बात में, तो सिर्फ नॉन जाट मुख्यमंत्री थोड़ा ना है भाई, फिर नॉन किसान मुख्यमंत्री है, नॉन सिख मुख्यमंत्री है, नॉन बनिया मुख्यमंत्री है, नॉन ब्राह्मण मुख्यमंत्री है, नॉन राजपूत मुख्यमंत्री है, नॉन बिश्नोई मुख्यमंत्री है, नॉन ओबीसी मुख्यमंत्री है, नॉन दलित मुख्यमंत्री है। आओ ना कास्ट पे, बहुत सारे नॉन आपके सामने लगे हुए हैं। तो अब आदमी अगर इसी तरीके की राजनीति करेगा तो उसको क्या फर्क पड़ता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का? क्योंकि उनकी तो 3 टायर सिक्योरिटी है। आपको कोई गोली मारे, कोई थप्पड़ मारे, खट्टर ने क्या फर्क पड़ा? तो फिर या तो वही बात होगी नहीं, वो फिर वो ये दूसरे पर आरोप लगाना है कि भाई जातिवाद मेले फैलाने का ये प्रयास करया जाने लग रहा है, लेकिन ये 35-1 का दायरा तो खुद ही तय करने लग रहे नहीं है। हाँ, और रोक नहीं रहे हैं। और इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं। इनके तो मुंह पे कोई लोग जो कास्टिज्म की बात करता है और ये रोकते नहीं है। तो काफ़ी सारी बात होगी हैं और काफ़ी लंबा चला गया वह इंटरव्यू। आप कितने सहमत हो भाई साहब के विचारांत हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। वीडियो ने अगर आपने दिल करा है कि भी शेयर कर सका हाँ तो शेयर भी कर दियो। मिला हाँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।